तो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर टू यू अकेडमी पर। और आज हम इस जो वीडियो में पढ़ने वाले हैं वो है कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन नेशनल इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट। अब एग्रीकल्चर का क्या ही कंट्रीब्यूशन है, चाहे हम फिर अब उसकी नेशनल इकोनॉमी में बात करें, अपनी इकोनॉमी में बात करें, या एम्प्लॉयमेंट में बात करें, या फिर हम आउटपुट की बात कर लेते हैं, तो इसके बारे में हम देखते हैं। तो ये देखो, इतना तो हमको पता है कि एग्रीकल्चर एक हमारी बैकबोन है इंडियन इकोनॉमी की, ये हमको पता है। और यहाँ तक कि हमें ये भी पता है कि भले ही इसकी जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो वो एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड दिखाती है। 1951 के बाद से हम देखते चले आ रहे हैं। और 2010-11 में हमने देखा तो 52% ऑफ द टोटल वर्कफोर्स जो था वो एम्प्लॉयड था किसमें, फार्म सेक्टर्स में। ठीक है, अब देखिए, हमने ये तो देख लिया कि क्या जीडीपी में हम देख रहे हैं कि डिक्लाइनिंग ट्रेंड है। और ये भी हम देख रहे हैं कि 2011 में 52% जो टोटल वर्कफोर्स था वो कहाँ पर था, वो हमारा फार्म सेक्टर में लगा हुआ था, विच मेक्स मोर देन हाफ ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन। जो कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसका आधे से भी ज्यादा है। इंडिया का जो वर्क पॉपुलेशन है वो उससे भी आधे से भी ज्यादा है। इंडियन पॉपुलेशन डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर एंड फॉर सस्टेनेंस। अब इंडिया की जो आधे से ज्यादा जो पॉपुलेशन है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करती है। अब सवाल उठता है क्या, व्हाई डिक्लाइनिंग शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन जीडीपी इज अ मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न। अब अगर ये डिक्लाइन हो रहा है, चलो अगर इसका हम देख रहे हैं कि डिक्लाइनिंग ट्रेंड है, तो अगर ये डिक्लाइन हो रहा है तो ये एक मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न क्यों है, हमें इतनी इससे दिक्कत क्यों है, इसको हमें इम्पोर्टेंटली और बड़े ही सीरियस नोट पर लेने की जरूरत क्यों है, ये जानने की हमें जरूरत है। तो अब हमें ये देखना पड़ेगा कि ये ऐसा कितना सीरियस मैटर क्यों है। देखो, डिक्लाइनिंग शेयर ऑफ एग्रीकल्चर जो है जीडीपी में अगर हम बात करें, ये इसलिए हमारा सीरियस कंसर्न है क्योंकि अगर डिक्लाइन और स्टैग्नेशन एग्रीकल्चर में आया, any decline in the stagnation of the agriculture will lead to the decline in other spheres of economy having widespread implications for society। देखो, अगर डिक्लाइन और स्टैग्नेशन आया एग्रीकल्चर में तो इससे क्या होगा, बाकी के जो स्फेयर्स हैं इकोनॉमी के, उनमें भी एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड आ जाएगा, और जो कि हमारी सोसाइटी के लिए बहुत ही ज्यादा घातक होगा। समझ गए, अगर ये डिक्लाइन होता रहा तो बाकी के जो इकोनॉमिक स्फेयर्स में जो चीजें आती हैं उन पे भी वो भी डिक्लाइन करेंगी, और इससे हमारी सोसाइटी एक इम्प्लीकेशंस में आ जाएगी। अगर हम बात करें कंसर्टेड एफर्ट्स टू मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर, हमने क्या क्या किया है एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने के लिए। हमने क्या किया कि हमने इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर को बनाया, एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज बनाई, वेटेरियन सर्विसेज बनाई, एनिमल ब्रीडिंग सेंटर्स बनाए, हॉर्टिकल्चरल डेवलपमेंट्स की हमने, रिसर्च और डेवलपमेंट की हमने मेट्रोलॉजी के फील्ड में और वेदर फोरकास्ट के फील्ड में हमने ये सारी चीजें की हैं। अब ऐसे ये कुछ एफर्ट्स हैं, जैसे कुछ ये हमारा होगा कि हमने ICAR को स्टैब्लिश किया, एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज को स्टैब्लिश किया, वेटेरिनरी सर्विसेज को हमने इस्टेब्लिश किया, एनिमल ब्रीडिंग सेंटर्स को इस्टेब्लिश किया, ये सारी चीजें हमने की हैं। ठीक है, देन उसके बाद इसके अलावा भी अगर हम देखें तो हमने देखा है कि हमने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको भी इम्प्रूव करने के लिए बहुत से ज्यादा इसेंशियल जो स्टेप्स हैं वो उठाए हुए हैं। ठीक है, अब why Indian farmers are facing a big challenge from international competitions। अब जो बाहरी हमारा इंटरनेशनल कंपटीशन है उससे इंडिया के जो फार्मर्स हैं वो एक बड़े ही चैलेंज फेस करते हैं। अब चैलेंज कैसा, चैलेंज ये कि इंडियन फार्मर्स आर फेसिंग अ बिग चैलेंज, ये तो हमको पता है। सब्सिडी ऑन फर्टिलाइजर्स इज डिक्रीजिंग, क्यों, क्योंकि जो अब सब्सिडीज जो पहले हमारे फर्टिलाइजर्स पे मिलती थी, अब वो क्या हो रही हैं, वो हो रही हैं डिक्रीज, लीडिंग टू द इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज होता चला जा रहा है, सब्सिडी को घटा दिया गया है, और सब्सिडी घटने की वजह से जो प्रोडक्शन की जो हमारी जो कॉस्ट है वो बढ़ती चली जा रही है। इस वजह से चीजें सही नहीं चल रही हैं। मोर ओवर रिडक्शन इन द इम्पोर्ट ड्यूटीज, और क्या हो रहा है कि जो इम्पोर्ट ड्यूटीज हैं, बाहर से जो चीज आती है उसके ऊपर रिडक्शन कर दिया है, सब्सिडी को आपने घटा दिया, इम्पोर्ट ड्यूटीज घटा दी,
है ना, इंपोर्ट ड्यूटीज भी घटा दी हैं। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैव प्रूव्ड डेट्रीमेंटल डेट्रीमेंटल टू एग्रीकल्चर इन द कंट्री। अब इसकी वजह से दिक्कतें हुई हैं, क्या, फर्टिलाइजर्स के ऊपर सब्सिडी घटाई है, और आपकी अगर हम बात करें तो जो आपका इंपोर्ट ड्यूटीज हैं उनको भी घटा दिया गया, जो इंटरनेशनल इंपोर्ट ड्यूटीज हैं उनको भी घटा दिया गया। अब फार्मर्स आर विड्रॉइंग देयर इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम द एग्रीकल्चर कॉजिंग द डाउनफॉल इन द एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर। अब इससे क्या हुआ, जब किसी को कुछ फायदा ही नहीं होगा तो फार्मर्स क्या करेंगे, फार्मर्स अपना जो इन्वेस्टमेंट उन्होंने एग्रीकल्चर में जो लगाते हैं उसको नहीं लगाएंगे, और अगर वो नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, जो एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयमेंट होने वाला था वो भी क्या कर जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। अब इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन की बात कर लेते हैं हम कि ग्लोबलाइजेशन, एग्रीकल्चर के ऊपर ग्लोबलाइजेशन का क्या इफेक्ट है। पहले ग्लोबलाइजेशन देखो क्या है। ग्लोबलाइजेशन इज नॉट अ न्यू फिनोमिना, कोई नया फिनोमिना नहीं है, कोई नई चीज नहीं है। इट वॉज देयर एट द टाइम ऑफ कॉलोनलाइजेशन। अब अगर हम बात करें इसको, हम ये अंग्रेजों के टाइम से चलता चला आ रहा है। अगर 19th सेंचुरी की अगर हम बात करें, यूरोपियन ट्रेडर्स इंडिया में आया करते थे और इंडियन स्पाइसेस को लेके जाया करते थे, यहाँ से एक्सपोर्ट किया करते थे अलग अलग कंट्रीज में, वर्ल्ड में जाकर के हमारा जो ये जाता था। फार्मर्स ऑफ साउथ इंडिया जो थे वो बहुत ही ज़्यादा इनकरेज थे इन क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए, जो स्पाइसेस वगैरह को। यहाँ तक कि आज भी हमारा जो इंडिया है, यहाँ तक कि इंडिया जो है आज भी इम्पोर्टेंट आइटम का एक्सपोर्ट के लिए इंडिया में फर्स्ट नंबर पे आता है। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट आइटम ऑफ एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, ठीक है, जो स्पाइसेस वगैरह वो आज भी बहुत ही ज़्यादा एक्सपोर्ट होते हैं। सॉरी। During the British period, cotton belts of the India attracted the British, and ultimately cotton was exported to Britain as a raw material for their textile industries. अब ब्रिटिश के टाइम पे क्या होता है कि ब्रिटिश जो थे भारत का जो कॉटन था उसको देखकर अट्रैक्ट हुए थे और आए हुए थे यहाँ से, और फिर बाद में उन्होंने ये जो रॉ मटेरियल था वो अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए वो लेके चले गए। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जो थी, अब कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इन मैनचेस्टर, अब मैनचेस्टर क्या है, लंदन की एक बहुत हम बोलें तो यूनाइटेड किंगडम की वो एक बहुत बड़ी एक सिटी है मैनचेस्टर। तो मैनचेस्टर एंड द लिवरपूल फ्लोरिस्ड। अब जो लिवरपूल ऐसी कुछ सिटीज थी जो फ्लोरिश हुई ड्यूरिंग द कॉलोनाइजेशंस ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ कॉटन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इंडिया से जो गुड क्वालिटी ऑफ कॉटन था वो वहाँ पर पहुँचने लगा। आपने ये भी पढ़ा है, चंपारण मूवमेंट के बारे में पढ़ा है, जो कि 1917 में बिहार में शुरू हुआ था। इट वाज स्टार्टेड बिकॉज फार्मर्स ऑफ द रीजन वर फोर्स्ड टू ग्रो द इंडिगो ऑन देयर लैंड। ये इसलिए स्टार्ट किया गया था क्योंकि वहाँ उस जगह के जो फार्मर्स थे उनको फोर्स किया जाता था कि वो इंडिगो कल्टीवेशन को बढ़ाएं। और अपना क्यों? क्योंकि इंडिगो की जो डिमांड थी वो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा थी, है ना। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इंडिगो की डिमांड बहुत ज़्यादा थी। They were unable to grow food grains to sustain their। अब वो क्या है, अब वो इतना ज़्यादा फोर्स किया जाता था कि वो अपने खुद के खाने के लिए भी फूड ग्रेन्स को नहीं उगा पाया करते थे। अब ग्लोबलाइजेशन में अगर हम 1990 की बात करें तो जो इंडिया के जो फार्मर्स थे उनको एक्सपोज कर दिया गया एक नए चैलेंज के लिए। डिस्पाइट बीइंग एन इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर्स ऑफ राइस, इंडिया भले ही एक इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर है किसका, राइस का, कॉटन का, रबर का, टी का, कॉफी का और जूट का और स्पाइसेस की अगर हम बात करें, फिर भी हमारे जो प्रोडक्ट्स थे, प्रोडक्ट्स आर नॉट एबल टू कम्पीट विद द डेवलप्ड कंट्रीज। हमारे जो प्रोडक्ट्स थे वो डेवलप्ड कंट्रीज के साथ में कम्पीट नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि उनको हाईली सब्सिडाइज्ड एग्रीकल्चर मिलता है, दूसरी कंट्रियों में मिलता है सब्सिडाइज्ड एग्रीकल्चर इन दोज कंट्रीज। बाहर की कंट्रियों में सब्सिडीज बहुत ज़्यादा है एग्रीकल्चर के ऊपर, इस वजह से। और आज की अगर हम बात करें, इंडियन एग्रीकल्चर फाइंड्स इटसेल्फ at the crossroads it to make agriculture successful and profitable. Proper thrust should be given to the improvement। आज ये हमने देखा कि आज की तारीख में अगर हम देखें, अगर हम चाहते हैं कि हमारे देश में प्रॉफिटेबल एग्रीकल्चर हो तो इसके लिए क्या है कि एक बहुत ही ज़्यादा इंप्रूवमेंट कंडीशंस को मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स के लिए आपको कंडीशंस इंप्रूव करनी पड़ेगी। ग्रीन रिवॉल्यूशन को प्रॉमिस किया गया, जो कि उसके में ग्रीन रिवॉल्यूशन को प्रॉमिस किया गया, लेकिन आज की तारीख में हम देखें तो वो खुद ही कंट्रोवर्सी में है, क्योंकि उसके ऊपर ये लगाया जाता है कि उसने लैंड डिग्रेडेशन किया हुआ है, उससे लैंड डिग्रेडेशन हुआ है क्योंकि ओवर यूज ऑफ केमिकल्स हो गया है, केमिकल्स को ज़्यादा यूज़ कर लिया है। ड्राइंग एक्विफायर्स, जो भी पानी की जो जगह हैं वो जितने भी पानी की जो हमारे पास स्टोरेज हैं वो ख़त्म होते चले जा रहे हैं, और बायोडिवर्सिटी भी ख़त्म होती चली जा रही है हमारी। तो इसी के साथ में एक वर्ड आता है, द की वर्ड टुडे इज जीन रिवॉल्यूशन। आज की तारीख अगर हम नया देखें तो एक नया शब्द आ रहा है इस टाइम पे,
ग्रीन जीन रिवॉल्यूशन जिसे हम कहते हैं, जिसमें कि इंक्लूड्स द जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग की जरूरत पड़ती है। इनफैक्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग इज मच इन अ वॉच टुडे, यहाँ तक कि ऑर्गेनिक जो फार्मिंग है ये भी आजकल बहुत सुनाई देती है। क्या ऑर्गेनिक फार्मिंग सुनाई देती है बहुत ज़्यादा, क्यों? क्योंकि इट इज प्रैक्टिस्ड विदाउट फैक्ट्री मेड केमिकल्स। ये फैक्ट्री मेड जो केमिकल्स हैं उनको छोड़कर उनका ना प्रयोग करके इस तरीके की जो फार्मिंग होती है ऑर्गेनिक फार्मिंग, इसको किया जाता है। भले ही वो फर्टिलाइजर्स हो, पेस्टिसाइड्स हो, इन सब का प्रयोग ना करते, जो भी फैक्ट्री में बनते हैं इनको नहीं करते हैं प्रोड्यूस इसका प्रयोग नहीं करते हैं, यूज नहीं करते हैं इनको बिना यूज किए हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं। हेंस इट डज नॉट अफेक्ट इन्वायरमेंट, इस वजह से वो क्या है, इन्वायरमेंट वगैरह को भी अफेक्ट नहीं करती है नेगेटिव मैनर्स में। और अगर हम कुछ इकोनॉमिस्ट हमारे ये कहते हैं कि इंडियन फार्मर्स हैव ब्लीक फ्यूचर इफ दे कंटिन्यू ग्रोइंग फूड ग्रेन्स ऑन द होल्डिंग्स दैट ग्रो स्मॉलर एंड स्मॉलर एज द पॉपुलेशन राइजेस। ऐसा कहा जाता है कि इकोनॉमिस्ट जो आज के कुछ ये बात इंडियन फार्मर बोलते हैं कि इंडियन फार्मर्स एक बहुत ही बड़े ब्लीक फ्यूचर में हैं। अगर वो इसी तरीके से अपने जो एग्रीकल्चर लैंड है उसको बढ़ाते चले गए, और एक टाइम बाद क्या होगा, पॉपुलेशन राइज बहुत ज़्यादा हो रहा है, और पॉपुलेशन राइज के बाद में क्या होगा कि एक बहुत ही कम लैंड हमारे पास होगा एज कम्पेयर टू द पॉपुलेशन। और फिर क्या होगा कि इंडिया की जो रूरल पॉपुलेशन इज अबाउट 833 million in 2011 and depends upon the 250 million hectares of agricultural land। इंडिया की जो रूरल पॉपुलेशन है वो करीब 833 मिलियन है 2011 में हमने देखा, और ये 250 मिलियन हेक्टेयर ऑफ लैंड के ऊपर डिपेंड करती है। एक एवरेज ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें, अगर मैं बात करूं तो एन एवरेज लेस देन हाफ ऑफ हेक्टेयर पर पर्सन, एक इंसान के पास ना हाफ ऑफ लैंड है। ठीक है, अब हम इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर अगर हम बात कर लेते हैं तो इंडियन फार्मर्स शुड डाइवर्सिफाई देयर क्रॉपिंग पैटर्न्स फ्रॉम सीरियल्स टू हाई वैल्यू क्रॉप्स। इंडियन फार्मर्स शुड डाइवर्सिफाई देयर क्रॉपिंग पैटर्न। इंडियन जो फार्मर्स हैं उनको अपने क्रॉपिंग पैटर्न को क्या करना है, डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। हाई वैल्यू क्रॉप्स को उनको अपना इस पे ध्यान देना पड़ेगा। they will increase and reduce the environmental degradation simultaneously because fruits, medicinal herbs, flowers, इससे क्या होगा कि फ्रूट्स वगैरह, मेडिसिनल हर्ब्स, फ्लावर्स, वेजिटेबल्स, बायोडीजल क्रॉप्स हो गई, और जट्रोपा, ये सारी चीजें जो हैं ये सारी आपको और ज्यादा उगाने की ज़रूरत है। इन सब में बहुत काम करने की ज़रूरत है। इंडियाज़ डाइवर्स क्लाइमेट जो है वो हार्नेस करेगा ग्रो वाइड रेंज हाई वैल्यू क्रॉप्स। इंडिया का जो डाइवर्स क्लाइमेट है उससे बहुत फ़ायदा मिलने वाला है, हाई वैल्यू क्रॉप्स उग सकती हैं। तो देखिए, यहाँ तक कि हमारी वीडियो में आपको जैसे भी लगा हो मुझे बताएं, और सब्सक्राइब करें। जो भी कमी हो वो मेरे कमेंट सेक्शन में बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो जो कि हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा उसके साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।